हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को जब अपन ने बात की थी तो अपन ने दो पार्ट बनाए थे इसके। पहला जो पार्ट था वो था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यही था। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने जब देखा तो अपन ने देखा था कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल थी, प्रीमोडियल जर्म सेल, इससे पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, सभी में समसूत्री विभाजन चल रहा था। तो समसूत्री विभाजन के दौरान बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? मैच्योरेशन हुआ ना, या अपन कह सकते हैं ग्रोथ हुआ। ठीक है, ग्रोथ के बाद में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटोसाइट्स का सबसे पहले मियोसिस हुआ। और ये फेज किसमें थी? मैच्योरेशन फेज के अंदर। ठीक है, तो इस मैच्योरेशन फेज के अंदर जब मियोसिस हुआ और मियोसिस से बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब क्या हुआ था, इसके आगे क्या होता है? मियोसिस के आगे वापस माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के दौरान बना स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से यहां पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहां पे जो अब इसके आगे जो चलेगी वो होगी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर इस स्पर्मेटिड्स से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। उससे पहले प्राइमरी में जब मैच्योरेशन के दौरान प्रथम मियोसिस हुआ, उसमें जो एनाफेज इसकी जो प्रोफेज जो स्टेज थी, सबसे पहले जो सेल डिवीजन के अंदर जो फेज आती है वो कौन सी आती है? प्रोफेज। और प्रोफेज के अंदर सबसे पहले जो मियोसिस में प्रोफेज स्टेज सबसे लॉन्ग स्टेज होती है। ठीक है, और सबसे लॉन्ग स्टेज होती है, तो इसमें इस लॉन्ग स्टेज को 5 स्टेप में बांटा गया है, 5 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। और 5 स्टेज के अंदर जो सबसे पहले होती है वो कौन सी होती है? लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन के अंदर जो सबसे पहले जो मियोसिस के अंदर लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेप जो आती है, उसके अंदर अपने जो सेल केंद्र के अंदर जो डीएनए या क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपन को धागे नुमा दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है? वो इस पर क्रोमोसोम्स अपन को धागे नुमा दिखाई देने स्टार्ट हो जाता है। उनका कोशिका के अंदर अपन को ऐसे धागे के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। सेकंड आती है जाइगोटीन। ठीक है, सेकंड जो स्टेप आती है वो क्या होती है? जाइगोटीन।
और जाइगोटीन में अपन जब भी सेल डिवीजन में जाइगोटीन फेज को देखते हैं तो जाइगोटीन स्टेज के अंदर अपन को दिखाई देता है होमोलोगस या होमोजीनस, होमोलोगस या होमोजीनस क्रोमोसोम्स के वे क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। थोड़ा मैं मोटे लिखता हूं, आपको दिखेगा नहीं, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इसी पार्ट को सिनोप्सिस के नाम से जाना जाता है। इसी फेज को, जाइगोटीन फेज को क्या कहते हैं, सिनोप्सिस, सॉरी सिनोप्सिस, ठीक है। सिनोप्सिस यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाने के बाद, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद, पेयर जोड़े बन जाने के बाद अगली स्टेज आती है पैक्टिडीन। अगली आती है पैक्टिडीन स्टेज। ये थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज की होती है, जिसके अंदर, इसके अंदर जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिड्स जब ये जो धागेनुमा संरचना दिखाई देती है ये क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और टेट्राड स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देने लग जाती है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देने लग जाती है। ऐसे इस क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि जो अपने होमोलोगस जीनस होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय होते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब ये होता है कि जिस क्रोमोसोम्स के अंदर जो बेनिफिशियल जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको इस स्टेज को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसके बाद में अगली जो स्टेज आती है, अगली कौन सी आएगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन के बाद में पैक्टिडीन के बाद में जो फोर्थ स्टेप है वो कौन सी होती है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर जो होता है डिप्लोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ रहे थे, जो टेट्राड स्ट्रक्चर के दौरान, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो टेट्राड स्ट्रक्चर बन रही थी और ये आपस में जुड़ रहे थे। अब समजात गुणसूत्र है, समजात होमोलोगस गुणसूत्र है, तो समान समान से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। माइनस माइनस से क्या होगा, प्रतिकर्षित, और प्लस प्लस से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पे भी समान समान से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और उसी वही पार्ट जुड़ा हुआ होगा आपस में। कौन सा पार्ट, जहां से क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कहां से होता है, मेनली स्पर्मेटिड्स से, ठीक है। या अपन कह सकते हैं क्रोमेटिड्स से इनका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, तो क्रोमेटिड से ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन बीच में से क्या हो जाएगा, इनका प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं काइजमेटा स्टेप, ठीक है। अगली जो आती है वो होती है, अगला कौन सी स्टेप होती है, प्रोफेज के अंदर
5 स्टेज में जो सबसे अंतिम जो फेज होती है वो होती है डाइकेनोसिस। डायग्नोसिस के अंदर जो ये अंतिम जो स्टेप होती है, इसके अंदर तारकाई जो तारक ध्रुव होते हैं वो ध्रुवों की तरफ अपने ध्रुवों की तरफ खिसकने लग जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के हो जाने के बाद कहां पहुंच जाते हैं, अपने अपने ध्रुवों की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली जो स्टेप आती है वो आती है एनाफेज या मेटाफेज। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज। इसमें क्रोमोसोम्स ध्रुवों की तरफ खिसक कर अपने अपने तारक ध्रुवों का निर्माण करना स्टार्ट करने लगते हैं। उसके बाद में आती है जो डायग्नोसिस होते हैं इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है, और यहां से जो ये जुड़े हुए होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर ये जीन विनिमय के कारण जो जहां पे सिनोप्सिस का फॉर्मेशन होता है जुड़े हुए होते हैं, वहां से क्या होता है ये हट जाते हैं। इसीलिए इस फेज को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन फेज कहते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज जो इसके अंतिम जो मध्य अवस्था होती है वह गुणसूत्र छोटे में मोटे हो जाते हैं तथा कोशिका के मध्य विषुवंत रेखीय विन्यास में जमा हो जाते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है उसके बीच में विषुवंत यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, और अपने अपने ध्रुवों की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अगली जो स्टेप आती है एनाफेज। एनाफेज में ये जिसको पश्चय अवस्था कहा जाता है, पश्चय अवस्था के अंदर ये अपने अपने ध्रुवों की तरफ क्या करती है, गमन करने लग जाते हैं। कौन, क्रोमोसोम्स अपने ध्रुवों की तरफ गमन करने लग जाते हैं। और अगली स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज में जो ये गुणसूत्र अपने अपने केंद्रों की तरफ पहुंचकर यहां से क्या होते हैं, दो अगुणित केंद्रों का निर्माण कर लेते हैं। यहां तक जो एनाफेज होती है उसमें क्या होता है, संयुक्त रूप से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन केंद्र यहाँ पे बट जाते हैं। ठीक है, जो तारक ध्रुव होते हैं वो केंद्रों का निर्माण कर लेते हैं, और उनके तरफ ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, खिसकने लग जाते हैं। खिसकने के बाद यहाँ पे पहुंचकर टेलोफेज में क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद में इनमें होता है केंद्रक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। केंद्रक अलग होकर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होता है, और साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस होता है। पहले होता है सेंट्रोकाइनेसिस, सेंट्रोकाइनेसिस में केंद्रक अलग अलग होते हैं। फिर होता है साइटोकाइनेसिस में सेल प्लाज्म या जो सेल का जो ध्रुव होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो ध्रुव होता है उनका भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से कोशिका के अंदर हैप्लॉइड कोशिका में, टीलोफेज में हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, या हैप्लॉइड सेल ना कह के अपन इनको क्या कह सकते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होते ही यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्मेटिड्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि जो मियोसिस हो रहा है वो किसमें हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रहा है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर टीलोफेज में आते आते इनका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, हैप्लॉइड। जबकि यहां तक ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं।
ठीक है, और डिप्लॉइड से ये यहां पे कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड। और इस प्रकार से अब यहां से दो हैप्लॉइड में कितने होंगे, दो, यानी कि एक प्राइमरी साइटोसिस से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। या अपन ऐसे कहें कि जो स्पर्मेटोगोनिया की वन सेल थी उससे दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और चार स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन जब होता है, चार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होगा उनसे आठ स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक सेल से कितनी बन रही है, दो, और दो से कितनी बनेगी, चार, तो चार से कितनी बन जाएगी, आठ। इस प्रकार से यहाँ पे स्पर्मेटिड्स की संख्या कितनी होगी, एक। और आगे जाके जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या स्पर्मियोजेनेसिस होगा, जो अगली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और इसकी सेकंड फॉर्म थी स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर यहां पे इस स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन का चेंजेस किसमें हो जाएगा, स्पर्म के अंदर हो जाएगा। तो अगली स्टेप जो है वो है अपनी सेकंड, यानी कि अब यहां पे स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो चुका है। और स्पर्मेटिड्स का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस या ठीक है, यानी कि अपन कहे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो शब्द है वो स्पर्मियोजेनेसिस से लिया गया है। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले अपन को स्पर्मेटिड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है वो अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो निर्माण होगा वो किसका होगा, स्पर्म का। और स्पर्म को जो बांटा गया है वो तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है हेड, सेकंड नेक या मिडल पीस, ठीक है। अब और थर्ड जो है वो क्या होगी, टेल। ठीक है, हेड, मिडिल पीस जिसे अपन गर्दन के नाम से भी जानते हैं, और अगली होती है टेल जो कहलाती है पूंछ। हेड में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। मिडिल जो पार्ट होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको ऊर्जा देने का काम करता है, और टेल मूवमेंटेबल पार्ट होती है जो इसको गतिशील बनाती है। ठीक है, यही होता है, जनरली यही होता है। तो इसमें बात करते हैं अपन शुक्राणु के सिर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेड या स्पर्म हेड्स या स्पर्मेटोजोआ से कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दूसरा जो नाम है वो क्या है, अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटाजोआ। ठीक है,
ये भी कह सकते हैं, या जो पहले लिखे थे वो भी कह सकते हैं। तो हेड ऑफ, यहाँ पे देखो अपन क्या क्या होता है, इसके जो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो इस पंप इस टाइप का होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हेड, दूसरा मिडल पीस, और अंतिम जो होता है वो होती है टेल, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं हेड, मिडल पीस और टेल, ये क्यों बनते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अभी मैंने बताया कि हेड जो होता है, हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है टोपिनोमा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एक्रोसोम। इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे हेड, मिडिल पीस और टेल की। तो ये स्पर्म जो स्पर्मेटिड्स होता है अपना, ये गोलाकार और पूर्ण कोशिकांग युक्त होता है, जिसके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ, डीएनए के साथ साथ उसमें आरएनए, प्रोटीन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय जो भी है, सभी जिसे सेंट्रोमियर्स कहते हैं, वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस जब ये सभी होंगे तो इसका क्या होगा, भार या इसका मोलिकुलर वेट होगा जो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ये गति करने में इसको बाधाएं होगी, ठीक है। और सबसे पहले ये गोल शेप में होता है, तो इसको गतिशील बनाने के लिए एक ऐसी संरचना की आवश्यकता होती है जो इसको गति प्रदान करे, तो वो संरचना होती है इसकी टेल, ठीक है। अब ये गति करेगा तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है इसके मिडल पीस में। अब इसका जो मेन वर्क है, डीएनए इंफॉर्मेशन या हैप्लॉइड सेल के रूप में जो आके डिप्लॉइड, जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन होगी ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, जो यानी कि जो नई संतति या जाइगोट बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है इसके पास, जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, डीएनए किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है, जो हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है इनके पास, वो डीएनए, तो वही डीएनए आगे जाके डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स के अंदर बाइंड करेगा फीमेल के साथ। फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स मिलकर कितने हो जाएंगे, 43 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इसको न्यूक्लियस, और इसके अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जो किसमें होती है, हेड में। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म में बनने वाले हेड का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसके लिए 2 विधियां होती है हेड का निर्माण। अब देखो हेड के अंदर अपन को क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है न्यूक्लियस, और एक इसके ऊपर दिख रही है एक संरचना और दिख रही है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। इसके अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं, और जो इसका निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है।
ठीक है, तो याद रखना गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है, लैक्टिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं और एक्रोसोम इसका नाम होता है। अब बात करते हैं इसकी जो द्विविधि है, उसमें सबसे पहला है न्यूक्लियस। और दूसरा है ए और बी। बी है एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो हेड के अंदर बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है, इसका सबसे पहले क्या होता है, ये संकीर्ण होता है, छोटा होता है। क्यों होता है ये छोटा? छोटा इसलिए होता है, इसके अंदर जो भी उपांग होते हैं, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, जिस प्रकार के भी अलग इसमें पार्ट होते हैं, या द्रव केंद्र प्लाज्मा जो भी होता है, वो बाहर निकल जाता है और ये सिकुड़कर एक लॉन्ग लाइन स्ट्रक्चर बन जाती है। स्पर्मेटिड्स का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, इसलिए ये गतिशील नहीं होता, अगतिशील होता है। जबकि अपन को स्पर्म किस रूप में चाहिए होता है? गतिशील, जो गति करते हुए फीमेल गैमेट्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस को हेड स्ट्रक्चर में बदलने के लिए इसमें संकुचन होता है, और संकुचन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाले डीएनए को छोड़ के सभी पार्ट इसमें से बाहर निकल जाते हैं, सभी कोशिकाएं इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचता है। जो इसकी सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? केंद्रक बचता है, और सभी कोशिकाएं बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए जो आरएनए या जो प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो भी पार्ट होते हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं और बचता है सिर्फ डीएनए। तो न्यूक्लियस, और ये कैसा हो जाता है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, जिसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, और सभी कोशिकाएं बाहर निकल जाने के कारण इसका जो वेट होता है वो हल्का हो जाता है, जो इसको और अधिक गतिशील बनाता है। बात करते हैं अगला, इसका केंद्र या न्यूक्लियस की आकृति। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये आता है शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो शेप ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इसका आकार गोल नहीं होकर लंबा हो जाता है, और सभी स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में के स्पर्म का आकार अलग अलग टाइप का होता है। इसमें जैसे अपन ह्यूमन के क्रोमोसोम स्पर्म की बात करते हैं, तो ह्यूमन के स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। जबकि किसी, जैसे अपन मेंढक की बात करते हैं, तो मेंढक का जो स्पर्म होगा या उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? गोल होता है। ठीक है, और हेड पार्ट पे जो होगा उसका गोल आकृति का होता है। ठीक है, तो हेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक होती है। बात करते हैं एक्रोसोम फॉर्मेशन की। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जिकाए से होता है, और गोल्जिकाए में अनेक पट्टिकाएं पाई जाती है जो फूलकर एक कणिका युक्त पार्ट बनाती है, और जो कहलाती है प्रो एक्रोसोम। ठीक है, प्रो एक्रोसोम ग्रेन्यूल कहलाती है। गोल्जिकाए के अंदर अलग अलग जो पट्टिकाएं होती है, उनमें जो रिक्तिकाएं पाई जाती है वो फूलकर बढ़ जाती है और कणिका युक्त स्ट्रक्चर बनाती है। अब जो रिक्तिकाएं एक से ज्यादा अगर कणिका युक्त पार्ट बनाती है, तो वो आपस में मिल जाती है और एक ठोस पार्ट बनाती है, जो कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर जो इसकी पूर्व अवस्था होती है वो कहलाती है प्रो एक्रोसोम ग्रेन्यूल कहलाती है। जिसके अंदर मोनोसेक्राइड उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स उपस्थित होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स उपस्थित होने के कारण ये प्री आयोडिक शिफ्ट की क्रिया में सकारात्मक प्रदर्शन करता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में आकर कहां एडजस्ट हो जाता है? हेड के ऊपर एडजस्ट, न्यूक्लियस के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। अब इसका जो मेन वर्क होता है, देखो एक्रोसोम की जो फॉर्मेशन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो मेल गैमेट्स होता है
उसको फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना ही नहीं होता, उसको भेदने का कार्य भी करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में संलयन कर पाते हैं, ठीक है, आपस में ज्वाइंट कर पाते हैं। तो इसीलिए ये एक्रोसोम की आवश्यकता होती है, और एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो फीमेल गैमेट्स, जिसे अपन एग कहते हैं, कि जो बाह्य मेम्ब्रेन होते हैं उसको विभेदित या अपघटित करने में बेनिफिशियल होते हैं, या लाभदायक होते हैं, या सहायक होते हैं, जिसके कारण ये इसको भेद कर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और सिर्फ क्या प्रवेश करता है, न्यूक्लियस ही, इस पार्ट का न्यूक्लियस ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, किसमें, मादा गैमेट्स के अंदर प्रवेश करता है। पीछे का जो मिडल पीस या टेल होता है वो यहीं पे विघटित हो जाता है, एग तक पहुंचने के बाद इसका कोई भी कार्य नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोसोम फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, जब भी क्वेश्चन आए तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय से, जिसके अंदर अनेक पट्टिकाएं पाई जाती है और उनमें पाई जाने वाली रिक्तिकाएं फूलकर एक कणिका युक्त पार्ट बनाती है, और एक से अधिक रिक्तिकाएं फूलकर जब ये पार्ट बनाती है तो आपस में मिलकर संयुक्त हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, प्रो एक्रोसोम ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रो एक्रोसोम ग्रेन्यूल के अंदर अब जो आपको ये पार्ट दिख रहा है प्रोसोम, या जो अभी बात कर रहे थे प्रो ग्रेन्यूल, जो प्रो एक्रोसोम ग्रेन्यूल जिसे अपन कह रहे थे, वो अपने आकार में और वृद्धि करता है, ठीक है, क्या करता है, अपने आकार में और ज्यादा वृद्धि करता है, जिसको अपन एक्रोसोम ग्रेन्यूल कहते हैं। और एक्रोसोम ग्रेन्यूल के अंदर लाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, या इनका फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद में ये एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ के अंदर, अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं वो इसके हेड के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं तो ये कहां होते हैं, देखो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रेड ब्लैक एंड ग्रीन और रेड और ब्लैक, यही इसका क्या है, एक्सियल फिलामेंट होते हैं, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। अब जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं ये सेंट्रोमियर से बनते हैं, और सेंट्रोमियर जो होता है, जो स्पर्म का सेंट्रोमियर होता है वो दो सेंट्रियोल से बना होता है, दो तारक केंद्रों से बना होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान केंद्र के पीछे की तरफ आ जाते हैं, और वहां से उसके अंदर एक ग्रंथ होती है, जिसके अंदर एक तारक केंद्र उसमें चला जाता है, जिसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल इसके अंदर चला जाता है। अब जो ये ग्रंथ होती है उसको कहा जाता है, जिस ग्रंथ के अंदर सेंट्रोमियर का एक सेंट्रियोल धस जाता है उसको कहते हैं परफोरेटियम। परफोर्टियम के नाम से जाना जाता है। परफोर्टियम के नीचे एक जो ये सेंट्रियोल है, तारक के जो या अपन कहते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वो बेलनाकार आकृति में पाए जाते हैं, और बेलनाकार आकृति में होने के कारण होते हैं। अब जब इनका हेड फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ के अंदर हेड फॉर्मेशन होता है, उस वक्त ये सेंट्रियोल कहां चले जाते हैं, केंद्र के पीछे, न्यूक्लियस के पीछे चले जाते हैं, और एक ग्रंथ होती है जिसके अंदर डिस्टल सेंट्रियोल उसके अंदर पहुंच जाता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर रह जाता है। सेंट्रियोल
ठीक है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट। अब आता है तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है, और ये जो आपको पार्ट दिखाया है ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर, यही होती है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जनरली जो सेल कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे बना होता है, और ये इस न्यूक्लियस को या इस स्पर्म को गति करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला जो आता है, हाँ यही है, कंप्लीट हो गया। जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं उसी के द्वारा ये टेल का निर्माण होता है। अब एक्सियल फिलामेंट का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, ये जो अपन कह रहे हैं डिजिटल सेंट्रियोल, जो सेंट्रोमियर का दूसरा दो केंद्रकों के रूप में एक जो केंद्रक होता है वो होता है, ये एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, गति करते वक्त एक वाइब्रेशनल फोर्स लगाते हैं। वाइब्रेशनल फोर्स के कारण ये टेल जिगजैग मूवमेंट करती है, जिससे ये केंद्रक आगे की तरफ गति करता है, और गति करते हुए कहां पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाता है। तो दूरस्थ तारकेंद्र तथा अक्षीय तंतु का अग्रभाग शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करता है। ठीक है, अभी अपन ने कहा कि जो तारकेंद्र होते हैं और अक्षीय जो पार्ट होता है वो क्या करता है, तारकेंद्र का जो अक्षीय पार्ट होता है वो इसके मिड फेस का निर्माण करता है, और मिड फेस के अंदर सबसे ज्यादा जो कोशिकांग पाया जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और ये अपनी जो विशिष्टता होती है, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो विशिष्ट स्ट्रक्चर होती है उसको खो देता है। क्योंकि जब ये संकुचित होता है तो इसका आकार बदल जाता है, आकार बदलने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्पाइरल शेप में आ जाता है। ठीक है, स्पाइरल शेप में आ जाने के बाद ये दो ठोस कार्यों का निर्माण करता है, जिसके अंदर अक्षीय तंतु के दोनों तरफ स्थित होता है, और ये देखो अक्षीय फिलामेंट के दोनों तरफ ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और ये जिसका मेन वर्क जो होता है इसको गति करवाने का होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, शुक्राणु पर नियंत्रित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर जो भी ऐसे जो फैक्टर जो इसको कंट्रोल करते हैं, किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को जो कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं तो होल स्ट्रक्चर अपन बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग मेल के अंदर बनने वाले स्पर्म, अलग अलग स्पीशीज के मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनका आकार और आकृति अलग अलग होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट जो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट 3 होगा। ठीक है, हाँ उससे पहले अगर इसमें आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मैसेज का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप जिस टीचर का भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरा समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा नाम सर्च करते हैं, उसमें मेरा नाम आ जाएगा, और आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक डाल दो और उसको सेंड कर दो, सीधा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको वापस पढ़ा दूंगा। ठीक है, या वापस उसको समझा दूंगा। लेकिन आप जब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे उसका मेरे को पता नहीं होगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस की 3rd क्लास के अंदर। ठीक है।